That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण। विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया, कांग्रेस का समर्थन। राहुल गांधी ने फिर कहा, वोट चोरी से बनी सरकारें, चुनाव साफ हों तो 140 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। और वंदे मातरम को राष्ट्रगान की बराबरी का दर्जा, जनगण मन से पहले गाया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली जीत के बाद अब प्रदेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जबकि 7 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली गई है। हालांकि अभिषेक बनर्जी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक से करार तोड़ दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि कुछ महीनों तक कंपनी ने काम किया, लेकिन अब फंड की कमी के कारण साथ जारी रखना संभव नहीं है। उन्होंने चुनावी कंपनियों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल अलग अलग एजेंसियां सर्वे, सोशल मीडिया कैंपेन और विरोधियों के खिलाफ प्रचार के जरिए जीत दिलाने का दावा करती हैं। गौरतलब है कि आईपैक ने ममता बनर्जी की टीएमसी और एमके स्टालिन की डीएमके के लिए भी काम किया है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने आईपैक को हायर किया था, लेकिन अब पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए अन्य कंपनियों को जिम्मेदारी दे रही है। हम इस वजह से नहीं हटाए, आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में हुई काउंटिंग के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने के आदेश दे। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और कांग्रेस समेत कुछ दलों के समर्थन की चर्चा की है। उनके कल शपथ लेने की संभावना है। बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से डीएमके की सहयोगी रही है। पार्टी ने कहा कि वो टीवीके को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन खत्म करने की भी घोषणा की। डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा कि ये लोकतंत्र है और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उनकी पार्टी जनादेश स्वीकार करती है। डीएमके जनता की आवाज उठाने और उनके मुद्दों को मजबूती से रखने का काम लगातार करती रहेगी। Just because you are not in the government, it doesn't mean that you're not going to fight for the people or you're not going to stand for the people. We will continue our fight for the people. We will continue to be with the people and be the voice of Tamil Nadu. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दिया। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और असम विधानसभा को भंग कर दिया। साथ ही राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने तक हिमंता बिस्वा शर्मा कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के नतीजों पर एक बार फिर चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी सरकार। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा की 240 भाजपा सीटों में से लगभग हर छठी सीट वोट चोरी से जीती गई है और हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुस बैठिया है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा 140 सीटों के पास भी नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में
100 से ज्यादा सीटें चुराए जाने के ममता बनर्जी के दावे से सहमति जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव में यही हुआ। राहुल गांधी का कहना है कि संस्थाओं पर कब्जा करने वाली ताकतें अब चुनावी प्रक्रिया को भी तोड़ मरोड़ रही हैं। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के कई नेता खुलकर कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता अन्य विकल्पों की ओर रुख करते हैं। उन्होंने बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिमों ने तथाकथित मुस्लिम पार्टियों को भी खारिज कर एक सेक्युलर विकल्प चुना। खेड़ा ने वोटों को धर्म के आधार पर रंग देने की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवा, हरा या नीला रंग देकर मतों को बांटना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम विधायकों की संख्या पर चर्चा करना असहज करता है और ये राजनीति संविधान की भावना के खिलाफ है। भारत और वियतनाम के रिश्ते अब नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम के भारत दौरे के बाद दोनों देशों के बीच 10 से ज्यादा समझौते हुए। ये समझौते बैंकिंग, शिक्षा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा क्षेत्र को मजबूती देंगे। सबसे खास बात, भारत की दवाइयों को वियतनाम में आसान पहुंच मिलेगी, जबकि कृषि व्यापार भी बढ़ेगा। अब वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और भारत वियतनाम के डुरियन और पोमेलो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों का व्यापार पिछले 10 साल में दोगुना होकर $16 बिलियन पहुंच चुका है, जिसे 2030 तक $25 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। UPI और वियतनाम के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की तैयारी है, जिससे डिजिटल लेन देन और आसान होगा। दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में सत्ताधारी भाजपा के ही एक विधायक ने आंगनबाड़ी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही का मुद्दा उठा दिया है। उदयपुर की समीक्षा बैठक में गोगुंदा से भाजपा विधायक प्रताप गमेती ने कहा कि आंगनबाड़ी का पोषाहार जानवर भी नहीं खाते। अखबार में प्रमुखता से छपी यह खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बेहद गंभीर बताया और कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गहलोत ने डिप्टी CM दिया कुमारी से इसकी जांच कराने और गरीब बच्चों की सुध लेने की मांग की है। गहलोत ने युवाओं से मजाक वाली खबर भी साझा करते हुए राज्य की भजनलाल सरकार पर युवा स्वरोजगार योजना में बड़े पैमाने पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 90,000 युवाओं ने उत्साह से आवेदन किया, लेकिन मात्र 60 युवाओं को ही ऋण मिला। 15 जिलों में तो एक भी युवा को लोन नहीं दिया गया। ये युवाओं से मजाक नहीं तो क्या है। 10 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का वादा सिर्फ हेडलाइन बनकर रह गया है। गहलोत ने सरकार से बैंकों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन करेगी। इसके बाद वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने पर भी सजा मिलेगी। दोषी को 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा और इस दौरान सभी को खड़े होकर सम्मान देना पड़ेगा। निर्देशों के मुताबिक जहां वंदे मातरम और जनगण मन दोनों होंगे, वहां पहले वंदे मातरम और फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। हालांकि सिनेमा हॉल में इसे लेकर छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ेगी। मध्य एशिया में तनाव कम होने और सीज फायर की उम्मीदों से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूत उछाल आया। सेंसेक्स 941 अंक बढ़कर 77,958 पर और निफ्टी 298 अंक चढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स में इंडिगो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, श्रीराम फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स प्रमुख रहे, जबकि लार्सन एंड ट्यूब्रो और कुछ अन्य शेयर टॉप लूजर्स में रहे। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 94.61 पर बंद हुआ। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone